गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। ये है 10th क्लास सोशल में भी पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस, और चैप्टर का नाम है पॉलिटिकल पार्टीज। डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट सिस्टम है पार्टी का। किसी में 2 ही पार्टीज है, किसी में सिंगल पार्टी है, किसी में मल्टी पार्टी है। भारत में मल्टी पार्टी सिस्टम है, ठीक है। कुछ रीजनल पार्टीज होती हैं, कुछ रीजनल पार्टीज होती हैं और कुछ होती हैं नेशनल पार्टीज। हमारे देश में जो नेशनल पार्टीज हैं वो है भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। ये है नेशनल पार्टीज। और रीजनल पार्टी है अकाली दल, वो ममता बनर्जी की जो पार्टी है वो। तो हमारी कंट्री में रीजनल पार्टीज भी हैं और मल्टी पार्टी सिस्टम है हमारी कंट्री में। अब हम डेफिनेशंस करने जा रहे हैं बाई पार्टी की, पॉलिटिकल पार्टी की, सिंगल पार्टी की, मल्टी पार्टी की, रीजनल पार्टी की और नेशनल पार्टी की। बाई पार्टी में एक कंट्री जिसमें 2 ही पार्टीज हो। पॉलिटिकल पार्टी एक पार्टी जिसमें ग्रुप ऑफ पीपल्स की पार्टी होगी और जो इकट्ठे क्या करेंगे, कम टुगेदर, इकट्ठे होकर के इलेक्शन करेंगे गवर्नमेंट के निर्देशानुसार। फिर सिंगल पार्टी सिस्टम इन सम कंट्रीज ओनली वन, क्योंकि एक जो है वो दूसरे बनने भी लगती है तो उसको क्या करते हैं, दबा के, जैसे चाइना में। मल्टी पार्टी सिस्टम, इट इज ए सिस्टम इन विच मोर देन 2 पार्टीज, वो भी हमारे पास है हमारी कंट्री में। रीजनल पॉलिटिकल पार्टी, द पार्टी विच ऑरिजिनेट्स इन ए पर्टिकुलर रीजन, जैसे अकाली दल सिर्फ एक रीजन में है, पंजाब में। नेशनल पार्टी, ए पार्टी विच हैज ए वाइड बेस, वो मैक्सिमम हर स्टेट में फाइट करती है, तो वो क्या हो गई, वो हो गई नेशनल पार्टी। हो गया। ये एमसीक्यूज आपने खुद करने हैं और इसके बाद हमने करना है लॉन्ग क्वेश्चंस। लॉन्ग में व्हाट इज द नीड टू हैव ए पॉलिटिकल पार्टीज, ये पॉलिटिकल पार्टीज होनी क्यों चाहिए, क्यों होनी चाहिए, देश में पॉलिटिकल पार्टीज की क्या जरूरत है। अगर नहीं होंगी पॉलिटिकल पार्टीज तो हर कोई रिप्रेजेंटेटिव बनने को तैयार हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा। तो देखते हैं किस लिए पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत है। बोलते पार्टीज कंटेस्ट, बोलते पार्टीज होंगी तो इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं इजीली, उन्हीं में से बंदा खड़े होकर के रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हो। तो पॉलिटिकल पार्टीज आर द एक्सिस ऑफ द गवर्नमेंट। एक्सिस मतलब रीढ़ की हड्डी समझ लो गवर्नमेंट की। पॉलिटिकल पार्टीज इन मोस्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस आर फॉट मेनली अमंग द कैंडिडेट। बोलते ज्यादातर जहां पे डेमोक्रेसी होती है, इंडिया में डेमोक्रेसी है, तो जहां भी डेमोक्रेसी होती है ज्यादातर वहां पे इलेक्शन जो जो कैंडिडेट पार्टी ने सिलेक्ट किया होता है वो इलेक्शन फाइट करता है डेमोक्रेसी में। तो इसलिए इलेक्शन फाइट करने के लिए जरूरी है, पहला। दूसरा, फॉर्मेशन ऑफ पॉलिसीज। बोलते इट इज वेरी डिफिकल्ट टू इमेजिन डेमोक्रेसी विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज। बोलते ये सोचना भी बड़ा अजीब सा लगता है डेमोक्रेसी में, अगर उसमें पॉलिटिकल पार्टीज ना होंगी तो क्या होगा, विदाउट पॉलिटिकल, एवरी कैंडिडेट इन द इलेक्शन विल बी इंडिपेंडेंट, सारे इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। कितने इंडिपेंडेंट खड़े हो जाएंगे, पता लगा जहां 1 लाख की पॉपुलेशन है वहां 400 लोग खड़े हो गए, 500 लोग खड़े हो, तो ऐसे कैसे इलेक्शन होंगे, ठीक है। तो ये तो अनसर्टेन गवर्नमेंट, अनसर्टेन का मतलब होता है जो डाउटफुल होता है, अनसर्टेन मतलब डाउटफुल। तो कह रहे हैं द गवर्नमेंट मे बी फॉर्म्ड बट इट्स लाइफ विल रिमेन एवर अनसर्टेन। बोलते बिना पार्टी के मे बी गवर्नमेंट बन जाए लेकिन वो डाउटफुल रहेगी, कुछ दिन रहेगी, खत्म हो जाएगी, लड़ाई झगड़ा ज्यादा होंगे, रिप्रेजेंटेटिव नहीं होंगे ढंग से। तो कह रहे हैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव विल बी अकाउंटेबल टू देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर व्हाट दे डिड टू द लोकेलिटी बट नो वन विल बी रिस्पॉन्सिबल। बोलते जो इलेक्ट करके पार्टी से इलेक्ट करके बंदा आता है वो रिस्पॉन्सिबल है अपने काम के लिए। बोलते अगर इलेक्ट ही नहीं किया जाएगा तो कौन रिस्पॉन्सिबल है, सब इंडिपेंडेंट है, किससे पूछेंगे, हायर अथॉरिटी से नहीं पूछ सकते, जो उनके कोई हेड है वो नहीं पूछ सकते, वो इकलौता इंडिपेंडेंट खड़ा है तो उसे काम करने का तरीका नहीं है, उसे गाइड कौन करेगा।
तो सब कुछ नजर रखते हुए पॉलिटिकल पार्टीज का होना जरूरी है। रिप्रेजेंटेटिव, द राइज ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज डायरेक्टली लिंक टू द इमरजेंसी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। बोलते अगर पॉलिटिकल पार्टीज बढ़ेंगी, सामने आएंगी, तभी तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में तैयार होंगे। बोलते लार्ज स्केल सोसाइटी नीड टू रिप्रेजेंटेटिव, बोलते जिसमें बहुत बड़ी बड़ी सोसाइटीज होती हैं उसमें रिप्रेजेंटेटिव चाहिए ही होता है। अब अगर आप देख लो यहाँ पे भी कम से कम 600 घर होंगे, 600 घर में सारे अगर रिप्रेजेंटेटिव बन जाएंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो क्या होगा कि रिप्रेजेंटेटिव यहाँ से भी है जो तैयार किए गए, ठीक है। टुगेदर पब्लिक ओपिनियन, और क्या है कि हर कोई, मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है कि मैं सबके ओपिनियन लेती फिरूं, क्या करना है सोसाइटी में, कैसे इंप्रूव करना है, क्या प्रॉब्लम्स है ना, आपके पास इतना टाइम है। जिसके पास टाइम है वो समाज सेवा में टाइम लगाएगा, और समाज सेवा में जब वो टाइम लगाएगा तो क्या होगा, पब्लिक के ओपिनियन गैदर करेगा तो उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। तो इस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज होना इसलिए जरूरी है क्योंकि समाज बहुत बड़ा है और समाज में से की प्रॉब्लम्स, इश्यूज को देखने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए रिप्रेजेंटेटिव होना जरूरी है। ओके, तो ये था कि पॉलिटिकल पार्टीज की क्यों जरूरत है। इसके बाद है व्हाट आर द मेजर फंक्शन ऑफ द पॉलिटिकल, काम क्या है इनका। बन गए, ये रिप्रेजेंटेटिव बन गए, पार्टीज ने टिकट दी, जीत गए, उसके बाद क्या काम है। बोलते व्हाट आर द मेजर फंक्शन ऑफ द, हाँ नहीं, उससे पहले भी मतलब पॉलिटिकल पार्टीज का क्या काम है। एक तो इलेक्शन लड़ना एक काम है उनका, क्या है, इलेक्शन पार्टीज कंटेस्ट इन इलेक्शन इन मोस्ट ऑफ द इलेक्शन टू फॉर्म एंड रन द, और फिर अगर इलेक्शन लड़ लिया तो गवर्नमेंट बनाना, ठीक है, उसमें से हेड चूज करना, मिनिस्टर्स चूज करना, कैबिनेट चूज करना, कैबिनेट मेंबर्स, सब कुछ इन्हीं के थ्रू होगा। फिर है डिक्लेयर, पॉलिसीज बनाना, यही बनाएंगे। अगर कोई ओपिनियन गलत है तो पार्टी के मेंबर जो हैं, जो देश के इंटरेस्ट में, तो कम्युनिकेशन करेंगे, मास कम्युनिकेशन करेंगे, रेडियो के थ्रू, टेलीविजन के थ्रू, और क्या करेंगे, मीटिंग्स के थ्रू लोगों को कंपेल करेंगे, बताएंगे कि ये पॉलिसीज हमने इसलिए बनाई है, ये आपके फायदे के लिए, ये देश के लिए, देश को ग्रो करने के लिए है। तो इस तरह के काम भी उनके रहते हैं। उसके बाद है लिंक बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल। बोलते ये जो पार्टीज हैं, पार्टीज के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो लिंक है गवर्नमेंट और उस एरिया के बीच में, हो गया। तो इसलिए पॉलिटिकल पार्टी जरूरी है, क्योंकि एक तो इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए, दूसरा गवर्नमेंट चलाने के लिए, पॉलिसीज बनाने के लिए, पब्लिक ओपिनियन अगर नहीं पब्लिक कुछ मान रही है तो कम्युनिकेशन करके उनको, अगर उनके लिए सही है तो वो बताना, और वो लिंक है गवर्नमेंट और सर्विस में, ये भी हो गया। इसके बाद है व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस क्या चुनौतियां पॉलिटिकल पार्टीज जो फेस कर रही है आज के एरा में राजनीतिक पार्टीज कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस कर रही है। पहला है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, अंदर ही डेमोक्रेसी नहीं है। समझो, जो लोग हैं, जैसे मान लो मतलब यहाँ पे पूरी अनंतपुर साहिब की जो लोकसभा है, इसमें मान लो कि 20 लीडर हैं, 20 में से 5 में भी आपस में पूरी तरह से नहीं बनती, किसी 2-3 में बन जाए तो आगे बात है, लेकिन एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक के पैर के दूसरे ग्रो करना, तो इस तरह से। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड देयर इज अ टेंडेंसी इन द पॉलिटिकल पार्टीज टुवर्ड्स द कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन वन हैंड। किसी, अगर आप देखा जाए आज हमारे देश में अगर भारतीय जनता पार्टी है तो पावर शुरू, जो ऊपर के 5-6 लीडर हैं उनमें ही है मेन पावर, नीचे वाले तो कुछ कर ही नहीं सकते, चाहे वो एमएलए हैं, चाहे वो एमपी हैं, लेकिन मेन पावर किसके हाथ में है? मोदी जी के हाथ में, नड्डा जी के हाथ में है, अमित शाह जी के हाथ में है, योगी जी के, ये 4-5 ही नाम आते हैं। तो 1.25 करोड़ जनता में मतलब मेन जो है पावर टॉप के लीडर्स के हाथ में ही रहती है, जबकि पावर जो है अगर एमएलए के पास जो पावर है वो उसे मिलनी चाहिए, लेकिन वो पूरी तरह से वो भी उनके इन्फ्लुएंस में ही ऊपर से चलता है ज्यादातर। मोस्ट ऑफ द पार्टीज डू नॉट हैव एन ओपन लिस्ट ऑफ इट्स मेंबर्स, डू नॉट होल्ड इट्स
रूटीन ऑर्गेनाइजेशन। और कुछ पार्टीज तो जैसे लिस्ट भी नहीं बताती उसके मेंबर्स की कौन किस पोजीशन पे है, और रूटीन मीटिंग्स भी नहीं करती है, और अंदर ही अंदर जो है वो उनमें डेमोक्रेसी नहीं होती है। तो डायनेस्टिक सक्सेशन, और जैसे ये बात भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, लेकिन अगर आप कांग्रेस की बात करोगे तो कांग्रेस में कितने 70 सालों से एक के बाद एक जो है डायनेस्टिक सक्सेशन चली है। तो ये भी जरूरी नहीं है कि एक ही फैमिली में रूल करने वाले पैदा ही हो जाए, हो सकता है कि बिना दिमाग का भी कोई पैदा हो। तो ये भी क्या है, ये भी एक चुनौती है। मनी एंड मसल पावर, सिंस पार्टीज आर फोकस्ड ओनली ऑन द विनिंग, जीतना है जैसे भी जीतना है, तो वो क्या करते हैं, शॉर्टकट अपनाते हैं जीतने के लिए। कैसे? एक तो टेंड टू नॉमिनेट दोज कैंडिडेट हु और कैन रेज लॉट ऑफ मनी, ऐसे बंदे को खड़ा कर देंगे जो जिसके पास बहुत सारा पैसा पहले से हो और बहुत सारा पैसा वो बना सकता हो पार्टी के लिए, फंड के लिए। तो ऐसे ज्यादातर पार्टी करती है, जो कि गलत है। ये एक चुनौती है, गरीब को भी खड़े होने का चांस मिलना चाहिए। लैक ऑफ द मीनिंगफुल चॉइस टू द वोटर्स, और इतनी पार्टीज हैं लेकिन मीनिंगफुल चॉइस है ही नहीं है। सभी की आइडियोलॉजी किसी की उतनी अच्छी होती ही नहीं है, सब अपने फायदे के लिए काम करते हैं। तीसरा, नेगेटिव पॉलिटिक्स, मोस्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज फॉलो नेगेटिव पॉलिटिक्स, दैट इज जस्ट क्रिटिसाइजिंग द अपोजिट पार्टी। और ज्यादातर पार्टीज जो है वो नेगेटिव पॉलिटिक्स करती हैं और दूसरी पार्टी को क्रिटिसाइज करती हैं। ये 3 क्वेश्चन करने हैं आपने, एमसीक्यूज करने हैं और इसके अलावा कीवर्ड्स करने हैं। अगर मल्टी पार्टी बाई डिस्टिंग्विश बिटवीन देख लेना तो वो भी कर लेना, जैसे ये पॉलिटिकल पार्टी, ये डिस्टिंग्विश बिटवीन, 5 क्वेश्चन हो जाएंगे। समझ? हाँ बेटा, हाँ बैठ जाओ। क्या किया? हो गया? डायग्राम भी बनाए, तो ये कब बनाओगे फिर? इस हिसाब से जो चले हो, तुम्हारी मैनेजमेंट तो है नहीं है, एक दिन की छुट्टी है, एक चैप्टर हुआ अभी, वो तो करना ही है, उसके बिना जा ही नहीं सकते। लिम्फ के बारे में कुछ बताओ। लिम्फ बॉस, जपजी और निरंतर को भेज दो मेरे पास। क्या दोबारा बोलना यार, तुम चीज क्या हो? बाकी क्या, जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हो तुम यही बोली जा रहे हो, बाकी सुन लो, बाकी सुनो। पहले मैंने इंटेस्टाइन में क्या क्या होता है पूछा, तुमने बोला मैंने ये नहीं किया। अब तुम दोबारा आए सुना रहे हो, मैंने लिम्फ पूछा तो मैं इस बाकी सुन लो। ऐसा थोड़ी होता है। चलो, अरे बीच में कैसे छोड़ दे रहे हो तुम चैप्टर एट ए ग्लांस? शर्म करो यार। हाँ ठीक है, ओके। एब्जॉर्प्शन की डेफिनेशन, पीछे हो जाओ, पीछे खड़े हो जाओ। जब जी और निरंतर आ जाओ फिर। एब्जॉर्प्शन, digested food pass through the wall of small intestine. Through and goes into the blood vessel. This process is known as absorption. Assimilation, digested food pass through small intestine through blood vessel. absorbed substances. Substance travel through blood vessel to different part of body where they build complex substance. This is called By assimilation. Bile is produced in gallbladder and stores in liver. Bile है क्या? Bile is a digestive juice कहाँ से आता है वो? कौन सीक्रेट करता है उसको? that secrete from liver.
गॉल ब्लैडर में पैंक्रियाटिक जूस सीक्रेट होता है। सेलुलोज Cellulose is a complex carbohydrate substance. Grass is rich in cellulose. र्यूमन क्या है? र्यूमन Human is the first part of grass-eating animal. ruminants Ruminants is process in which grass-eating animal return pass food from human partially digested food in human that is known as curd back to their mouth and chew it again. what are villi? Villi are the finger-like projections that are found in the inner lining of small intestines. They extend the surface area of observation. Why do we eat instant energy from glucose? We get, sorry. Glucose is instant giving. Glucose is a instant substance that not Because it do not need it do not get digestion. Write one similarity and one difference between the nutrition in amoeba. जब को बोलो ना बेटा. आ रही? Both have integration, assimilation, absorption, digestion, or integration. Human have ये अमीबा का डायग्राम और ये डाइजेस्टिव. बैठो ना बेटा, बैठ जाओ. एक कुछ है? Human have developed digestive system, but amoeba has. ये सर का चैप्टर है ये सर को सुनाओ. फिर एसिड वेस्ट स्टार्ट करो. तब तक ऐसे जब तक सर फ्री नहीं होते आप एसिड वेस्ट करो फिर सुनाना. हाँ तुम यार 5-5 मिनट में आ रहे हो, तुम ढंग से सुनाना है तो ठीक है, नहीं तो खड़े रहो. और कुछ और तो नहीं छोड़ा? Different method of digestion of breakdown of glucose by the various pathways. Breakdown of glucose by different parts. सब कुछ बताना, कौन सी चीज साइटोप्लाज्म में हो रही है, कौन सी माइटोकॉन्ड्रिया में, सब कुछ बताना. Glucose 6 carbon by glycolysis is converted into pyruvate 3 carbon molecule and from this it कहाँ हुआ ये? अब बताया तुमने? in the cytoplasm. हाँ. And in yeast in absence of oxygen it forms in absence of oxygen it forms ethanol 6H12O6 plus carbon dioxide plus energy. In muscles it makes lactic acid plus energy in the absence of air. And in the mitochondria of cells, in presence of air, it produces energy plus carbon dioxide plus H2. ये कहाँ हुआ ये? In cells, mitochondria cells. तो बोल, मैं पूछूं तब बताओगे? Distinguish between arteries, veins, and capillaries. Arteries are the veins which carry deoxygenated blood from the body to the lungs for oxygenation, and veins carry oxygenated blood. Veins are thick. Veins carry oxygenated blood. Arteries carry oxygen and they are thick and elastic. सारी arteries oxygenated carry. Pulmonary artery, pulmonary vein. अच्छा.
आगे बोलो। They are thick walled and elastic. दूसरी veins are thin walled because they carry deoxygenated blood which has less pressure, whereas oxygenated blood has more pressure. And capillaries are the thin veins which are connected to the each cell and carry oxygenated blood. इमल्सिफिकेशन का मतलब? Emulsification is the process when बेटा चेयर ले लो, वाइट है जब चीज ले आओ। when bile uses adds or fats and break down them into smaller fatty tissues, this is known as emulsification. ये एक्टिविटी की। Yes. So now to demonstrate that the chlorophyll is essential for the process of photosynthesis. To demonstrate that chlorophyll is essential for development. Requirement बताओ पहले। Requirements: 2 leaves, iodine, alcohol, beaker, water, और 2 iodine हो गए सारे। इसके बाद process pluck some leaves from the plants and keep them in the dark room for some time, and after this keep them in sunlight and कैसा प्लांट? माउंट खींच के देखो, वेरीगेटेड लीव्स वाला। वेरीगेटेड लीव्स, हाँ। And after keeping them in sunlight for some time, dip them in iodine solution and mark the areas which will be highlighted. And after this, clean it once in alcohol solution. After this, let them dry for some time, and we can see some patches on the leaves, and these patches are of the chlorophyll, and we can demonstrate that chlorophyll is essential for the photosynthesis. क्या याद करो, अभी डायग्राम भी करने हैं। डायग्राम बना लो और ये याद कर लो, फिर चेक कराओ मुझे पहले सारे। एक्टिविटी के भी डायग्राम बनाने हैं, बाकी वैसे भी एनसीईआरटी के सारे बनाने हैं। जब जी कैसे हो? इस तरफ आ जाओ, इस तरफ आ जाओ। हो गए एग्जाम? कब खत्म हुए थे? 20 को हो गए थे। आज क्या है? 25। 5 दिन हो गए। हाँ, बीमार हो जाते हो आप बड़ी जल्दी। हाँ, बीमार हो जाते हो बड़ी जल्दी आप, ध्यान रखो अपना, है ना। अब है हमारे पास चैप्टर का नाम है द पीरियोडिक टेबल। क्या है? द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, मैं रीड करने जा रही हूँ इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। इंट्रोडक्शन, ये है 9th क्लास ICSE बोर्ड। चैप्टर का नाम है द पीरियोडिक टेबल, और इट इज ए ह्यूमन instinct to classify, that is to put things of one kind in one group and of the another kind in the another group। बोलते जब बहुत सारी चीजें हो जाती हैं धरती पर, डाइवर्सिटी हो जाती है किसी भी चीज की, चाहे वो एनिमल्स की हो, चाहे वो प्लांट्स की हो, चाहे वो ट्रीज की हो, चाहे हर्ब्स की हो, चाहे श्रब्स की हो, तो हम क्या करते हैं? उनको क्लासिफाई करना प्रेफर करते हैं ताकि उसकी लर्निंग इजी हो जाए, है ना। इजी टू ग्रास्प, इजी टू रिप्रोड्यूस, याद भी जल्दी हो जाए और रिप्रोड्यूस भी जल्दी कर पाए हम उसको। तो इसलिए हम क्या करते हैं? चीजों को क्लासिफाई करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, क्लासिफाई करना। तो क्या हुआ कि शुरू में जो एलिमेंट्स थे वो कम थे, तो क्लासिफिकेशन की जरूरत नहीं थी, नहीं पड़ी। साइंटिस्ट को 10 डिस्कवर हुए, फिर 15 हुए, फिर 20 हुए, फिर 30 हुए, फिर 40 हुए, 50 हुए, 60 हुए, 70 हुए। आज की डेट में 118 एलिमेंट्स है। तो क्या है कि जैसे जैसे एलिमेंट्स धरती पे डिस्कवर होते गए, जब जी मैं पूछूंगी मैंने क्या बोला, जैसे जैसे धरती पे एलिमेंट्स डिस्कवर होते गए उनकी क्लासिफिकेशन जरूरी हो गई। क्यों जरूरी होगी? पता लग गया, ताकि इजीली वो रिप्रोड्यूस हो, इजीली हमें याद हो सके उसकी प्रॉपर्टीज, उनके गुण। एक जैसी प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स एक ग्रुप में रखे गए,
एक ग्रुप में देर आर 18 ग्रुप्स इन द न्यू पीरियोडिक टेबल, 18 ग्रुप्स इन द, और जो एक ग्रुप में एलिमेंट्स है उनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल सिमिलर है, मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज जो है उनकी सिमिलर है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास इस चैप्टर का बनता है वो ये है कि गिव रीजंस फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। 3 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर में आ गया कि गिव रीजंस फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। आंसर है इट हेल्प्स इन स्टडिंग द एलिमेंट्स इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। बोलते उससे हमें क्या हुआ, एक तो ऑर्गेनाइज्ड वे में लर्न करने का मेथड मिल गया क्लासिफिकेशन से। दूसरा इट हेल्प्स इन कोरिलेटिंग प्रॉपर्टीज, जो एक जैसी हैं फंडामेंटल प्रॉपर्टीज वो सबकी एक ग्रुप वालों की सेम होंगी, तो हमें एक की लर्न कर ली तो सबकी लर्न करने की जरूरत नहीं है। तीसरा इट हेल्प्स इन डिफाइनिंग द रिलेशनशिप ऑफ वन एलिमेंट विद द अनदर, और एक का दूसरे के साथ क्या रिलेशनशिप है भी या नहीं है, वो सब कुछ जो है हमें क्लासिफिकेशन ऑफ से, एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन से ही पता लगा। तो ये तीनों पॉइंट्स याद करने हैं, मुझे सुनाने हैं। मैंने जब जी क्या बोला, ग्रुप्स में, हाँ, करना इजी हो जाए, और वो रिलेशनशिप भी बताता है एक एलिमेंट का दूसरे के साथ, और एक की जो प्रॉपर्टीज होंगी एक ग्रुप में वो सिमिलर होंगी सभी एलिमेंट्स की उस ग्रुप में, तो ये क्या होगा ऑर्गेनाइज्ड मैनर में, ये हमें लर्न करने के लिए अच्छा है। दूसरा, in the beginning attempts were made by the chemist to classify elements on the basis of factors such as density, malleability, ductility। पहले वो कोशिश कर रहा था डेंसिटी, malleability, ductility, ये शब्द सुने हैं पहले, जब जी सुने हैं, है ना। तो and also to consider whether they were metals or non-metals, but none of these early classification proved satisfactory। बोलते कई साइंटिस्ट ने ट्राई किया कि मेटल और नॉन मेटल, बात खत्म, इसमें वो करके किस्सा खत्म कर दिया जाए, लेकिन वैसा हुआ नहीं। और कईयों ने मैलिबिलिटी, डेंसिटी, डक्टिलिटी, ये 3-4 प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज उठाई और उस पर क्लासिफाई करने की कोशिश की, वो भी सक्सेसफुल नहीं रहे। बाद में क्या हुआ, but none of these early classification proved satisfactory। The number of the elements falling in a particular group were so large that it do not serve the purpose of generalization। बोलते जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे जो एक ग्रुप में थे वो ज्यादा डाल दे रहे थे, मतलब एक ग्रुप में सारे मेटल 70% मेटल्स हैं, आप उनको 1% में एक ग्रुप में कैसे डाल सकते हो, तो उनको कैसे फिर जनरलाइज करोगे उनकी प्रॉपर्टी। तो कह रहे हैं सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक बीइंग कंसीडर्ड वेरीड अंडर डिफरेंट, और जिनकी मतलब जैसे क्या है, सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स बीइंग कंसीडर्ड वेरीड अंडर डिफरेंट कंडीशन, और उन्होंने देखा कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो है अगर कंडीशन चेंज करो तो वो कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो जा रहे थे एलिमेंट्स के। तो जब वो चेंज हो जा रहे थे एलिमेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक कंडीशन चेंज करने पे, मान लो कि किसी मेटल की कंडीशन चेंज की और वो नॉन मेटल्स की तरह बिहेव कर रहा है, फिर उनका क्या करें, उनको कैसे डिस्टिंग्विश करें अगर आपने मेटल और नॉन मेटल के बेसिस पे ही किसी चीज को डिस्क्राइब करना है। तो कह रहे हैं सर्टेन एलिमेंट शोज मेटेलिक एज वेल एज नॉन मेटल, और कुछ एलिमेंट्स ऐसे निकले आप मेटल और नॉन मेटल के बेस पे चीजों को बांट रहे हो, लेकिन बीच में ऐसे एलिमेंट आ गए जिनकी मेटल की तरह भी प्रॉपर्टी है और कुछ प्रॉपर्टीज उसकी नॉन मेटल, उनका क्या करोगे। तो ये वाली क्लासिफिकेशन इसलिए सही नहीं बैठी, मेटल्स और नॉन मेटल्स में ही एलिमेंट को बांटना तो क्यों नहीं सेटिस्फैक्टरी बैठा, एक क्वेश्चन ये बन गया, ये जो आपने मुझे याद करके सुनाना है। दूसरा ये कि क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी है। अब है हमारे पास, अब साइंटिस्ट ने और क्लासिफाई करने की कोशिश की, बोलते कौन आया, विलियम प्रॉट, who discovered that the atomic mass of an element never differ and that it could therefore form a truly scientific basis for the satisfaction। बोलते क्लासिफिकेशन, कौन था वो बंदा, वो साइंटिस्ट कौन था, विलियम, कौन है, विलियम प्रॉट। इसने एटॉमिक मासेस के बेस पर, एटॉमिक मासेस नंबर नहीं, जब जी किसके बेस पर, मासेस के बेस पर एलिमेंट्स को डिस्क्राइब करना शुरू किया, क्योंकि एटॉमिक मास चेंज नहीं होता था और वो बेसिस फॉर द सेटिस्फैक्टरी, तो वो उस टाइम उनको सेटिस्फैक्टरी लगी वो क्लासिफिकेशन। मेटल और नॉन मेटल के बेस पे क्लासिफाई करना या फिर डक्टिलिटी
मेलेबिलिटी और लश्करी के बेस पे उससे कहीं ज्यादा अच्छा विलियम प्रॉट का इनको आइडिया लगा कि एटॉमिक मासेस के बेस पे इनको रखा जाए। ठीक है, तो ये आगे हमारे पास किसने ये आइडिया दिया है, पहली बार ये, और ये 3 क्वेश्चन हो गए, सिर्फ 3 क्वेश्चन तैयार हुए अभी तक। जब 8 या 9 क्वेश्चन होंगे मैं बंद कर दूंगी ये पढ़ाना और आप याद करोगे। इज इट ओके? इसके बाद है डॉबर्नियर ट्राइड। कौन आया? डॉबर्नियर्स ट्राइड। ट्राइड का मतलब यहाँ पे 3 क्या है? 3। आगे आएगा ऑक्टेव्स रूल, उसमें 8, उसका मतलब क्या? 8। तो यहाँ पे पहले ट्राइड का मतलब समझ लेते हैं। कौन था वो साइंटिस्ट? J.W. Donier, जर्मन केमिस्ट, ऑब्जर्व दैट सर्टेन एलिमेंट्स डिस्प्लेड सिमिलर प्रॉपर्टीज एंड दैट दे कुड बी प्लेस्ड इन ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स ईच। उसने बोला कि J.W. Donier ने कहा कि जब उसने एलिमेंट्स देखे तो उसने बोला कि जो सिमिलर प्रॉपर्टीज के एलिमेंट्स थे ना वो 3 में रख सकते थे। तीन ही एक जैसे थे सिमिलर प्रॉपर्टी के, फिर बाकी 3 एक जैसे थे, फिर बाकी 3 ऐसे। जब शुरू में डिस्कवरीज होने लगी एलिमेंट्स की, तो जब वो एलिमेंट्स को चेक करने लगे तो उन्होंने देखा ये 3 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी एक जैसी है, ये 3 की एक जैसी है, तो उन्होंने ट्राइड्स बनाना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद वो ट्राइड्स भी फेल होना शुरू हुए। फिर क्या सामने आया? न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ठीक है, वो आगे पढ़ेंगे हम। तो इसमें आप क्या करोगे? इसमें इतना ही करोगे, दीज 3 एलिमेंट्स ईच वर कॉल्ड ट्राइड्स। बोलते 3 में रखना शुरू किया उन्होंने और इन तीनों को क्या कहा? ट्राइड्स। जैसे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम की प्रॉपर्टीज एक जैसी थी तो इसका ट्राइड बना दिया। क्या बना दिया? ट्राइड। और ट्राइड भी ये 3 ही बना पाए, मतलब 9 एलिमेंट्स के ही ट्राइड्स से बना पाए और बाकी एलिमेंट्स को ये ट्राइड के बेसिस पे नहीं बना पाए। क्लियर है? एक ट्राइड इन्होंने बता दिया। किस किस का बनाया एक ट्राइड? सोडियम, लिथियम और पोटेशियम का। ये यहां से याद करना है, ये यहां से। J.W. Donier could tried to place groups of 3 elements each. These groups of 3 elements is called triad. For example, this. ये याद करना है यहां से यहाँ तक। ये था, ये कौन सा क्वेश्चन है हमारा? 4th क्वेश्चन है। ठीक है, द 3 एलिमेंट्स ऑफ ए पर्टिकुलर ट्राइड हैड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। सिमिलर थी। ठीक है, तो ये तो मैंने पहले बता दिया कि ट्राइड के बेस पे किया, सिमिलर थी। और इससे बताया कि ये कौन कौन है? लिथियम, और दूसरा क्या है? सोडियम, और ये है पोटेशियम। ये कौन से नंबर पर है? पोटेशियम कितने नंबर पर है? ये ऑलमोस्ट इसका 40 के करीब है इसका एटॉमिक मास। 39, हाँ 39, 30। और इसका कितना है? 23। और इसका कितना है? 7 या 6 है इसका, है ना? तो इसने बोला इन दोनों को सम करो, 6 + 44 डिवाइडेड बाय 23, सॉरी डिवाइडेड बाय 2, सॉरी एवरेज निकालनी है, अरिथमेटिक मीन निकालना है। तो इन दोनों को जब आपने प्लस किया तो कितना आया? 6 हाँ, मतलब ये 50 हो गए ना, 50 डिवाइडेड बाय 2 ऑलमोस्ट। तो बोलते आप इन दोनों को देखोगे, अगर इन दोनों का सम करोगे तो बीच के जो नंबर है उसके बराबर आएगा, ऑलमोस्ट उसके बराबर आएगा। ठीक है, ये मुझे लगता है ये वाला 7 है, ये 7 है, समझिए, और ये 45 के करीब है। ठीक है, तो जब क्या बोला मैंने, जब जी समझ आ रही है ये बात। तो ट्रायड्स में उन्होंने ट्रायड्स इस तरह से बनाए कि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी थी, और इस तरह से भी बनाए कि जो फर्स्ट है और जो लास्ट है इस ट्रायड में, उन दोनों के एटॉमिक मासेस का सम करें और 2 से डिवाइड करें, अरिथमेटिक मीन निकालें, तो वो बीच के एलिमेंट के बराबर आ रहा था। समझ आ गया? तो ये भी याद करना है। ये है the 3 elements of a particular triad has similar chemical properties. In fact, Donier is the first scientist to show the relationship between the properties. ये नहीं करना है, ये पहली लाइन कर ली, केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर है। उसके बाद ये लाइन्स याद करनी है। मिडिल एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है वो अप्रोक्सीमेटली अरिथमेटिक मीन के बराबर है अदर 2 के, सम ऑफ द अदर 2। इसके बाद क्या है हमारे पास? The following example will make this point clear. एक और आ गया, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम। इसका भी बनाया। एक ट्राइड इसका था, किसका? सोडियम, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का। याद करना है ये।
और दूसरा ट्रायड किसका है, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और इसका। जब इनका भी इन्होंने सम निकाला, ये है 40 और 137, जो फर्स्ट पेयर और जो लास्ट पेयर, एटॉमिक मास मतलब स्ट्रोंटियम बेरियम का जो एटॉमिक मास है वो कितना है 137 और कैल्शियम का कितना है 40। जब इन दोनों को प्लस किया, 2 से डिवाइड किया तो वो स्ट्रोंटियम के बराबर आया। ठीक है, तो 2 एग्जाम्पल इन्होंने आपको दे दिए। इसके बाद इन्होंने आपको एक और एग्जाम्पल दिया, यही 3 बने थे ट्रायोडीन से। ठीक है, तो तीसरा क्या दिया, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का। क्लोरीन का 35.5 है, ब्रोमीन का 80 और आयोडीन का 127। तो मैंने पहले लेना है क्लोरीन का 35.5 है, फिर लेना मैंने आयोडीन का 127 है। मैंने दोनों को प्लस किया, 2 से डिवाइड किया और मेरा आंसर आया 80। ठीक है, तीनों ट्रायड, जबकि तीनों ट्रायड याद करने पड़ेंगे निरंतर। ठीक है, तो रीजंस फॉर डिस्कार्डिंग बोलते, लेकिन ये लॉ ज्यादा दिन नहीं चला क्योंकि ये अरिथमेटिक मीन की पॉलिसी आगे वाले एलिमेंट्स पे सुटेबल नहीं पहुंची, नहीं हुई और ट्रायड के बेस पे डिफाइन करने पे सभी की केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम नहीं आ रही थी। तो कह रहे डॉबनी फेल टू अरेंज और सभी को अरेंज भी नहीं कर पाया, 3 ट्रायड बनाए और बस फिर तो द लॉ डिड नॉट, और ये लॉ जो है सारी फैमिलीज के लिए एप्लीकेबल नहीं हुआ, तो फेल हो गया ये। व्हाट इज दिस, ये क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है, ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, गिव द हिस्ट्री ऑफ द पीरियोडिक टेबल, गिव द, तो उसमें आप विलियम की बात करोगे, विलियम ने एटॉमिक मासेस पे, फिर आप डॉबनी ट्रायड की बात करोगे, ऑक्टेव की बात भी करोगे। किसकी बात करोगे, ऑक्टेव आ गया, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। ऑक्टेव ने क्या बोला, ऑक्टेव ने बोला व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन एटॉमिक इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, बोलते जब वो एटॉमिक मास बढ़ते हुए एटॉमिक मास के बेस पर एलिमेंट्स को अरेंज करने लगा तो क्या हुआ, सिमिलर प्रॉपर्टी के एलिमेंट्स जो हैं 8वें नंबर पर सामने आने, हर 8वां एलिमेंट पहले की तरह प्रॉपर्टी ला रहा था, हर 8वां, तो क्या हो गया ऑक्टेव, क्या हो गया ऑक्टेव। उसने बोला when elements are arranged by increasing atomic masses, the properties of every eighth element starting from any element are repetition of the properties of the starting element. ये लॉ आपको याद करके मुझे सुनाना है। ये हो गया मेरा 5वां क्वेश्चन। अब इसके फायदे क्या रहे, न्यूलैंड लॉ की मेरिट्स क्या, मेरिट्स क्या किया, एडवांटेज क्या रही, दिस सिस्टम वर्क क्वाइट वेल, इसने काफी एलिमेंट्स के, इसने मतलब काफी हद तक ये सारे एलिमेंट्स ये उस टाइम जो डिस्कवर हुए थे बताने में, मतलब सभी ऑक्टेव रूल फॉलो कर रहे थे। जब जी समझा रहा है, सभी कर रहे थे। इट रिलेट्स द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स टू देयर एटॉमिक मासेस, सभी की प्रॉपर्टीज एटॉमिक मास के साथ जो है वो मैच सुना दो बेटा। फॉर द फर्स्ट टाइम इट वाज शोन दैट देयर इज ए डिस्टिंक्ट पीरियोडिसिटी इन द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स। सो फर्स्ट टाइम पता लगा कि 3 ही नहीं 8वां एलिमेंट्स भी फर्स्ट के साथ मैच कर सकते, पीरियोडिसिटी जो है वो पूरी तरह से सामने आई। तो बोलते न्यूलैंड वाज ऑनर्ड 1887 में, उसको मेडल दिया गया इस डिस्कवरी के लिए, लॉ ऑफ ऑक्टेव के लिए, लॉ ऑफ ऑक्टेव। बोलते रीजन फॉर डिस्कार्डिंग द लॉ ऑफ ऑक्टेव, बोलते समय के साथ ये लॉ भी डिस्कार्ड हो गया, ये भी डिस्कार्ड। दिस क्लासिफिकेशन डिड नॉट वर्क विद हैवियर एलिमेंट्स, जो हैवियर एलिमेंट्स है जैसे कैल्शियम है, ये ओबे नहीं कर रहे थे इस रूल को, ऑक्टेव को। दूसरा, न्यूलैंड एडजस्टेड 2 एलिमेंट्स कोबाल्ट एंड निकल इन द सेम स्लॉट, दीज वर प्लेस्ड इन द सेम कॉलम एज फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन विच आर वेरी डिफरेंट। बोलते हैं इसने क्या किया, ये जो है इनके साथ डाल दिए जबकि इनकी प्रॉपर्टी टोटली डिफरेंट है, और ये नॉन मेटल्स है, ये नॉन मेटल्स है और ये मेटल्स है, और इनको इनमें डाल दिया। तो आप ऐसे घपले शिपले नहीं कर सकते, आप साइंटिस्ट हो, आपको सब कोई भी चीज एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके ही रखनी पड़ेगी कि सच में ये है। आप मेटल्स जिनकी प्रॉपर्टी, एक तरफ आप बता रहे हो कि भाई एटॉमिक मासेस के बेस पर ही रखना है, और फिर आप एटॉमिक मासेस को निग्लेक्ट करे किसी को भी किसी के साथ रख रहे हो, उसमें फिर इस बात का भी ध्यान रख रहे हो यार ये तो मेटल है वो नॉन मेटल है, मैं इनको इसमें क्यों डाल रहा हूँ। तो इस वजह से इसका जो लॉ है वो भी फेल हो गया था। आयरन विच रिसेम्बल्स कोबाल्ट एंड निकल इन प्रॉपर्टीज हैज बीन प्लेस्ड, और आयरन को अलग रख दिया, क्लोरीन के साथ कोबाल्ट और निकल को डाल दिया, जबकि आयरन की प्रॉपर्टीज कोबाल्ट और निकल के साथ मैच करती थी। कल हम करेंगे मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल एंड मॉडर्न लॉ ऑफ पीरियोडिक टेबल, इज इट ओके? तो आज मैंने जितने क्वेश्चन मुझे जो सुनाएगा उसको छुट्टी हो जाएगी। जितने मैंने क्वेश्चन बनाए, एक तो मेरिट्स, एक तो डीमेरिट्स, हाँ डीमेरिट्स, लॉ, ट्रायड,
ठीक है। और किसका कितना एटॉमिक मास है ध्यान रखना, डोमिनियन ट्राइड, और ये रीजंस फॉर क्लासिफिकेशन, ठीक है। जब जी गो टू योर सीट्स, आ जाओ आरूही। हाँ बाहर ही बिठाने अब मैंने सारे, जब मैं फ्री हो जाऊंगी सब बाहर चलेंगे, आ जाओ। What is hydrogen bonding? Hydrogen bonding is when hydrogen forms bond with electronegative, like fluorine, oxygen, and hydrogen formed a weak bond with these electrobeam. These are called hydrogen bonding. Cause of formation of hydrogen bond? Due to high stability of hydrogen electronegative. क्योंकि वो ये है, क्योंकि वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ता है, उसी टाइम हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं, और स्मॉल साइज के होते हैं। जैसे फ्लोरीन के साथ बनाएगा वो हाइड्रोजन, जब फ्लोरीन के साथ मिलेगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, और ऑक्सीजन के साथ तो हाइड्रोजन, और नाइट्रोजन के साथ मिलेगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड। मैंने और क्या दिया था? हाँ, रेजोनेंस की डेफिनेशन सुनाना। When an atom shows cannot be represented by single structure of an element, but can be represented by some singular properties with a different structure to or more structure. This is called resonance. ये डिस्टिंग्विश बिटवीन याद करके तो फिर छुट्टी हो जाएगी, ये ठीक है, फिर छुट्टी है। फिर करके क्या लाओगे वो बताना है, क्या क्या करोगे आप बताओ, आप क्या करना चाहते हो? कौन सा, क्या नाम है उसका? पीरियोडिक टेबल। सुबह कितने बजे आ रहे हो आप? 7:30, 7:15 आ जाओ, 7:15 7:20 पे आ जाओ। और सेकंड चैप्टर करके लाओ, अच्छे से करके लाना, लेकिन सेकंड नहीं, थर्ड अच्छे से करके लाना। पर पीछे जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी वो जरूर कर लेना। फिल इन द ब्लैंक्स राइट रॉन्ग भी, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है। और क्या करें, समरी, उसकी समरी, ठीक है। हाँ बाहर बैठ जाओ।